अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मुझे अपने कानों में हर वक्त तेज हवा की सीटियां और बड़ी जिन्नाती चिड़ियों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों के पीछे भी कभी कभार एक बहुत बड़े जहन्नुमी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आती है, जो दिल दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। मैं पागल नहीं और न मेरे थके हुए और परेशान दिमाग का ख्वाब है। ये एक सच्चाई है, इतनी ही भयानक और लर्जा देने वाली जितनी कि सेंट जॉन, मेरे सबसे प्यारे दोस्त की लाश, जो अब खराब हो चुकी है, विकृत हो चुकी है और जिसके गले का कीमा बन चुका है। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ? एक ऐसी दिल खराश दास्तान है कि इसकी सोच ही मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। लेकिन मैं सच्चाई से भाग नहीं सकता और अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा हश्र भी सेंट जॉन से अलग नहीं होगा। मेरी लाश भी विकृत और मेरा गला भी उधड़ा हुआ होगा। और जो शख्स मेरी लाश पर एक नजर डालेगा शायद कई हफ्ते खाने की शक्ल देखना पसंद ना करे। मैं अपनी लाश का यह हश्र नहीं चाहता। मैं उस मौत से डर रहा हूं जो मेरे दोस्त सेंट जॉन को नसीब हुई। यही वजह है मैंने भरा हुआ पिस्तौल पास रख लिया है और ये आप बीती लिखने के बाद मैं पिस्तौल की नाली अपनी पेशानी पर रखूंगा और उस वक्त तक लुबलुबी दबाता रहूंगा जब तक पिस्तौल का मैगजीन खाली ना हो जाए या मेरे हाथों में ताकत बाकी ना हो। ये आप बीती लिखने का मकसद सिर्फ इतना है। ये आप बीती लिखने का मकसद सिर्फ अपने काले कारनामों का एतराफ यानी स्वीकार है, जो मैंने सेंट जॉन के साथ मिलकर किए। शायद इस तरह मेरी दुखी आत्मा को करार आ जाए और इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में ये कबूलियत, ये एतराफ मेरे गुनाहों का बोझ कुछ कम कर दे। खुदा हमारे इस पागलपन को माफ करे जो हमें इस अंजाम तक ले आया। मैं और सेंट जॉन इकट्ठे रहते थे। जिंदगी की एक जैसी रूटीन से तंग आकर हम ऐसे काम की तलाश में थे जो उकताहट और बोरियत से छुटकारा दिला सके। शुरू में हमने यूरोप और अफ्रीका के रहस्य लेखकों, जहन्नुमी नक्शे खींचने वाले कलाकारों और जिंदगी के अंधेरे और नफरत से भरे कोनों के ऊपर से पर्दा उठाने वाले शायरों और लेखकों की किताबें जमा करना शुरू की, लेकिन ये ज्यादा देर तक हमें खुश नहीं कर सके। हर दिलचस्पी थोड़े ही दिनों के बाद अपना नयापन खो बैठती और हम बोर होकर अपने इंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरा जरिया तलाश करने लगते। घटिया किस्म के फिलासफरों की अजीबोगरीब बातों में हम दिलचस्पी लिया करते थे और हम उनकी बातों पर बहस करते हुए अपने खास शैतानी तरीके पर हर मसले की तलाश करने और उनकी ना समझ में आने वाली रहस्यमयी बातों पर बहस करके नतीजे पर पहुंचते थे। मगर यह शौक भी ज्यादा देर तक न चल सका। इस शदीद जज्बाती जरूरत ने, या इसे पागलपन कह लीजिए, आखिरकार हमें एक भयानक हरकत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आपसे छुपाऊं भी तो क्या फायदा। बहरहाल सच्चाई यह है कि हमने अपनी खास मनोरंजक तबीयत की खातिर कब्रें खोदना, मुर्दों को निकालना और उनके साथ दफन की हुई चीजों को लूटना शुरू कर दिया। मुझे अफसोस है कि अपनी इन भयानक मुहिम की डिटेल मैं नहीं बता सकूंगा और ना ही उन गंदी चीजों की लिस्ट बताऊंगा जो हमने उन मनहूस खुदाइयों में हासिल की, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। अलबत्ता घटनाओं का सिलसिला जोड़े रखने के लिए ये जरूर कहूंगा कि उन चीजों को जमा करके एक अजायब घर यानी संग्रहालय हमने अपने मकान के तहखाने में बना रखा था, जहां मैं और सेंट किसी नौकर के बगैर अकेले रहते थे। उस अजायब घर में अपने शैतानी शौक को पूरा करने के लिए अनगिनत गंदी और शराबी चीजें रखी थी। लंबे चौड़े परों वाले दो भयानक शैतानों के पुतले, जो इतने भयानक थे कि उनकी हालत बयान से बाहर थी, उस तहखाने में रोशनी का इकलौता जरिया थे।
रोशनी उन पुतलों के चौड़े जहन्नुमी मुंह और उनकी गंदी मरीज आंखों से छनकर कमरे में आती थी। तहखाने में जो पर्दे इस्तेमाल किए गए उन पर हवाई बलाओं की तस्वीरें थीं। बल खाते हुए अनगिनत पाइप ऊपरी मंजिल से यहाँ आए थे। उनमें से हर एक के सिरे पर भयानक पुतले बने हुए थे। ये पाइप हम अपनी पसंद की बू या खुशबू को तहखाने तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी हम अजायब घर में घूमने और दिखाने से पहले ऐसी बू फैला देते जैसे पुरानी खबरों से उठती है, तो कभी हफ्तों पहले की गली सड़ी लाशों की बू छोड़ देते, जिसकी वजह से ये महसूस होता जैसे हम एक ऐसे जंग के मैदान में खड़े हैं जहां कुछ दिन पहले लाशों के ढेर लग चुके हों, लाशें अभी तक उठाई न गई हों। हफ्ते में एक आध बार ताज़ा खून की खुशबू उस अजायब घर में फैला दी जाती और लाशों के बीच हम इस तरह घूमते जैसे अभी अभी किसी जिंदा इंसान की गर्दन का खून पीकर आए हों। अजायब घर की दीवारों के साथ साथ फर्श पर पुरानी मम्मियों के ताबूत रखे थे, या पुरानी लाशें जिन्हें सुखा करके अंदर मसाला भर दिया गया था। दुनिया के पुराने से पुराने कब्रिस्तानों के कुतबे यानी ग्रेव स्टोन, उनके सरहाने लगाए गए थे। जगह जगह दीवारों पर इंसानी सर लगे थे। पत्थर के चबूतरों और छोटी छोटी मेजों पर इंसानी खोपड़ियां गलने सड़ने के कगार पर थीं। इन खोपड़ियों में कहीं कहीं रहस्यमयी सर थे जिन पर ताज भी मौजूद थे, और कहीं छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के रेशम जैसे बालों वाले सर लगे थे। मैंने और सेंट ने मिलकर बहुत सी बलाओं की तस्वीरें और पुतले तैयार किए थे। हमारे पास इंसानी चमड़ी से बना हुआ एक एल्बम भी था जिसमें बहुत सी भयानक तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों के बारे में मशहूर था कि दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों ने अपने पागलपन के लम्हों में इन्हें बनाया है, लेकिन जब वो होश में आए तो इन्हें अपनी रचना मानने से इनकार कर दिया। इस किताब के कलेक्शन में कई अजीबोगरीब और बहुत ही पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी थे जिन पर मैं और सेंट जॉन भूतिया और अमानवीय धुनें बजाया करते थे। ये धुनें हमारे बीमार जहनों को सुकून पहुंचाती थीं। 5 बड़े बड़े संदूकों में वो भयानक चीजें बंद थी जिनका जिक्र करते वक्त आज भी मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है। अपने पागलपन और शैतानी शौक की वजह से हमने दुनिया भर के पुराने से पुराने कब्रिस्तानों से लूट का माल इन संदूकों में बंद कर रखा था। मैं इन चीज़ों की डिटेल भी बयान नहीं कर सकूंगा। खुदा का शुक्र है कि खुदकुशी के इरादे से पहले मैं उन चीज़ों को बर्बाद कर चुका हूँ। मैं उन चीज़ों को नष्ट कर चुका हूँ। खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। जब हम कब्रों से अपनी पसंद की चीज़ें तलाश करने के लिए किसी शैतानी मुहिम पर रवाना होते तो हर काम एक आर्टिस्ट की तरह करते। हम आम किस्म के चोर नहीं थे। अपने मिजाज के हिसाब से आसपास के दृश्य, मौसम और चांद की रोशनी का पर्याप्त होने से हर कदम उठाया जाता। ये एक दिलपसंद मनोरंजन भी था और ज़बरदस्त खूबसूरत अनुभव भी। हम अपनी मुहिम की छोटी से छोटी डिटेल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। मुहिम के लिए वक्त का सही ना होना, रोशनी की कमी बेसी, गीली ज़मीन का बेपरवाही से खोदना और गहरे सन्नाटे को चीरती हुई किसी परिंदे या जानवर की मनहूस आवाज़ हमारी खुशियों को बर्बाद कर देती। और ऐसे हालात में कब्र से कोई दिलचस्प चीज़ मिलने के बाद भी महसूस होता कि सारा मज़ा मिट्टी में मिल गया है। अजीबोगरीब भयानक माहौल और दुर्लभ चीज़ों के लिए हमारा शौक जुनून की हद तक और जुनून बीमारी की हद तक पहुंचा हुआ था। ऐसे मौक़ों पर सेंट जॉन मुझसे 2-4 कदम आगे ही रहता। ये वही था जिसने उस मनहूस और भयानक जगह के बारे में मुझे बताया था, जिसने आखिरकार हमें इस तबाही भरे अंजाम तक ला खड़ा किया। न जाने तकदीर का वो कौन सा बेरहम चक्कर था जो मुझे और सेंट जॉन को हॉलैंड के उस पुराने और भयानक कब्रिस्तान तक ले गया। हमने सुना था कि उस कब्रिस्तान में एक शख्स 500 साल से दफन है और अपनी जिंदगी में वो भी हमारी तरह पुरानी कब्रें खोदता और उनमें से अजीबोगरीब चीजें लूट कर जमा करता था। एक पुराने कब्र से वो कोई ऐसी जबरदस्त और रहस्यमयी चीज खोद कर लाया कि हर तरफ उसकी धूम मच गई। सेंट जॉन को यकीन था
कि ऐसे लोग दुर्लभ चीजें विरासत में छोड़कर नहीं जाते। उसने जरूर वो चीज पहले से बनवाई हुई अपनी कब्र में रख ली होगी। इसके अलावा एक पुरानी कहावत से हमें यह भी पता चला था कि उस चीज के कारण गांव वालों पर आसमानी अजाब आया और उन्होंने वो चीज उसकी कब्र खोदकर उसके सीने पर रख दी थी। इस आखिरी मुहिम की आप बीती अभी तक मेरे दिमाग पर छपी है। ये पतझड़ की शुरुआत थी। कब्रों पर फैली हुई हल्की और मध्यम चांद की पीली रोशनी, ऊंचे और अजीबो गरीब पेड़ जिनकी मुड़ी टहनियां मुड़कर नीचे आई हुई लंबी लंबी घास और कब्रों के पुराने टूटे फूटे पत्थरों से जा मिली थी। बड़ी बड़ी चमगादड़ें जगह जगह उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आधा अंधेरा और आधा उजाला एक जिंदा इंसान है। और आइवरी के बेलों से ढका हुआ चर्च का तिकोना मीनार, उसकी तरफ उठती हुई एक जिन्नाती उंगली। दूर पेड़ों के नीचे जुगनुओं जैसे कीड़े मकोड़े चमक रहे थे। काई, सड़े हुए पत्तों और ऐसी गीली मिट्टी की बू जैसे उसे सदियों से पलटा ना गया हो, हर तरफ फैली हुई थी। समंदर के किनारे किसी लाश का सड़ना, दाईं तरफ बने दलदल से उठने वाले बुलबुलों से मिलकर एक रहस्यमयी और ना समझ में आने वाला माहौल पैदा हो रहा था। पीछे मध्यम मगर साफ किसी कुत्ते के भौंकने की लगातार आवाज आ रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस आवाज की दिशा का अंदाजा किया जा सकता था। न कोशिश के बावजूद हम उस कुत्ते को तलाश कर सके। इस आवाज के साथ ही एक ऐसा डर हमारे दिल पर दस्तक दे रहा था जो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि इस इलाके के लोगों की ज़बानी ये सुन चुके थे कि जिस शख्स की कब्र हम खोदने वाले हैं वो सदियों पहले इस जगह पर मुर्दा पाया गया था और उसकी लाश पर किसी अजीबोगरीब जानवर के ताकतवर और तेज पंजों के निशान थे। मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह हमने अपने बेलचों से उस कब्र चोर का ताबूत खोला था और उस मंजर ने हमें कितनी खुशी दी। पुरानी और टूटी हुई खबरें, हमारे चारों तरफ बेबसी से तकता हुआ चांद, बड़ी बड़ी चमगादड़ों के उड़ते हुए गोल, पुराना चर्च, हवा में उड़ती हुई चिंगारियों की तरह जुगनुओं का नाच, सरसराती फुसफुसाती हुई और आहें भरती हुई हवा, और कहीं दूर अनजानी दिशा से आती हुई एक बड़े से कुत्ते की आवाज। उस कुत्ते को तलाश करने में हम नाकाम हो चुके थे। नरम गीली जमीन खोदकर आखिरकार ताबूत तक हम पहुंच गए। ताबूत मजबूत था, मगर हमने बेलचे मार मार कर उसे तोड़ दिया। जब हम अंदर झांकने के लिए उस पर झुके तो उसी भयानक कुत्ते के भौंकने की आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी। 5 शताब्दियां गुजरने के बावजूद ये बात हैरानी वाली थी कि लाश का बहुत सा हिस्सा बच गया था। हड्डियों का ढांचा तो उस कातिल जानवर के दांतों से कई जगह से टूट गया था, मगर कई जोड़ अभी तक सलामत थे। खोपड़ी पर अलबत्ता खराश तक नहीं आई थी। दांतों के दोनों लंबी कतारें जो कि तो मौजूद थीं, और आंखों के खाली गड्ढे भी सही सलामत थे। पहला ख्याल जो उन गड्ढों को देखकर मेरे दिमाग में आया ये था कि उनकी आंखें भी इसी शौक और खुशी के एहसास के साथ अपनी खोदी हुई कब्रों में झांकती होंगी जिस तरह की हम झांक रहे थे। ताबूत में पिंजर के सीने पर एक अजीबोगरीब छोटा सा पुतला था जो शायद लाश के गले में अटका हुआ था। ये पुतला हरे पत्थर का बना हुआ था और शक्लो सूरत से बड़े सर और 2 पैरों वाले कुत्ते से मिलता जुलता था। वहशियाना अंदाज में आगे की तरफ निकले हुए दांतों और चमकती आंखों की वजह से चेहरे से मौत, खूनख्वारी और शैतानी भाव जाहिर हो रहे थे। धड़ के नीचे एक ऐसी जबान में कुछ लिखा हुआ था जिससे मैं और सेंट जॉन अनजान थे। पुतले के पेट पर एक भयानक इंसानी खोपड़ी की शक्ल बनी हुई थी। न जाने क्यों उस पुतले को देखते ही मेरे और सेंट के दिमाग में एक साथ ये ख्याल आया कि हम इसी चीज के लिए यहाँ आए हैं और इसका पा लेना हमारे लिए जरूरी है। गौर से उसकी तरफ देखा तो उसकी शक्ल देखी देखी सी महसूस हुई। एक आम पढ़े लिखे स्टूडेंट को शायद मालूम ना हो, लेकिन हम बहुत सी बैन किताबें और रिसाले पढ़ चुके थे और जानते थे कि ये वही कब्र है जिसकी तरफ
एक हाईली बैन किताब के पागल लेखक ने इशारा किया था। लेखक ने लिखा था कि यह पुतला बहुत ही पुराने जमाने का है, यानी वो समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, यानी इतिहास लिखे जाने से पहले का। ये पुतला एशिया के भयानक धार्मिक जाति नेक का धार्मिक निशान था। ये जाति इंसानी लाशें खाती और इस गंदे काम को धार्मिक नियमों से जोड़ती थी और उसे पूरा करती थी। उस वक्त हमें खबर नहीं थी कि उस पागल की कही हुई बाकी बातें भी सच होंगी और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उस लेखक के बयान के मुताबिक परों वाला कुत्ता उन खबीस आत्माओं की ठोस पहचान था जो मुर्दों का गोश्त खाती हैं। हरे पुतले को पाने के बाद हमने एक आखिरी नजर उसके मालिक की नुची हुई हड्डियों पर डाली और ताबूत को उसी तरह बंद कर दिया जिस तरह वो पहले था। जब हम वहां से रवाना हुए तो यूं महसूस हो रहा था कि चमगादड़ों के गोल उस जगह उतर रहे हैं जहां हमने खुदाई की थी। समुद्री जहाज पर हमें ऊपरी मंजिल पर सीट मिली। हर रात यूं लगता जैसे कोई बहुत बड़ा गुस्से में भरा हुआ कुत्ता अपनी भयानक और ठोस आवाज में भौंक रहा हो, मगर तेज हवा की सीटियों और लहरों के शोर में हम किसी नतीजे तक न पहुंच सके। इंग्लैंड पहुंचने के 2 हफ्ते बाद ही अजीबो गरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। हम बिल्कुल अकेले और लोगों से अलग थलग रहते थे। हमारा कोई दोस्त नहीं था और न ही कोई मिलने वाला मुलाकाती था। शहर से बाहर पुराने स्टाइल के एक मकान में हम रह रहे थे। कोई नौकर हमारे पास नहीं था और न हमारे दरवाजे पर आज तक किसी ने दस्तक दी थी, मगर रातों को यूं महसूस होता जैसे दरवाजों और खिड़कियों और रोशनदानों पर कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा है या उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा है। एक मर्तबा तो यूं महसूस हुआ जैसे चांदनी में लाइब्रेरी वाले कमरे की खिड़की में कोई लंबी सी काली चीज बैठी हो। फिर अचानक बाहर से परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। ऐसे मौके पर हम भाग दौड़ करते, छानबीन करते, मगर हमें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार हमने इन घटनाओं को उसी तरह के वहम पर छोड़ दिया जिस तरह का वहम दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज की सूरत में हॉलैंड से वापसी के बाद हमारा पीछा करता था। हरे पत्थर के 2 परों वाले कुत्ते का पुतला हमारे अजायब घर में सजा था और उस पागल लेखक की बैन किताब में हम बार बार इस पुतले और इसे मानने वाली जाति नेक के बारे में पढ़ते और डरते रहते। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस डर में हमें बहुत मजा आता था। दिन मजे से गुजर रहे थे कि अचानक जहन्नम का दरवाजा खुल गया और उसकी सारी बलाएं जैसे हम पर टूट पड़ी। 24 सितंबर 1945 की रात मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनी, ये सोचकर कि ये सेंट जॉन के सिवा और कौन हो सकता है। अंदर आने को कहा, मगर जवाब में एक अजीबो गरीब हंसी सुनाई दी। मैंने लपक कर दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सेंट जॉन को जगा करके पूछा, मगर उसे कुछ पता नहीं था। फिर वो भी परेशान हो गया। रात भर हम एक ही कमरे में दूर से आने वाली कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनते और डर से कांपते रहे। सुबह हुई तो फिर जाकर हमें नींद आई। इसके 4 दिन बाद हम अपने तहखाने में थे। तहखाने से लगी हुई लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक मध्यम मगर सावधान सी दस्तक हुई। अब हमारा डर दूसरी तरह का था, क्योंकि हमें इस बात का धड़का भी लगा रहता था कि हमारे भयानक अजायब घर में या उसमें रखी हुई चीजों का राज किसी पर खुल न जाए। हमने फौरन बत्तियां बुझा दी और दरवाजा दबे पांव जाकर खोल दिया। हवा का तेज झोंका अंदर दाखिल हुआ और साथ ही कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। न जाने हम पागल हो गए थे या हमारे थके हुए जहन का करिश्मा था। बहरहाल कुत्ते के भौंकने की आवाजों के साथ साथ हमारे पीछे हॉलैंड की सबसे पुरानी जबान में कुछ लोग बातें करते महसूस हुए। टॉर्च जलाकर देखा तो दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। इस घटना के बाद हम मुस्तकिल डर में जीने लगे। वैसे अभी तक हम दोनों की राय ये थी
कि अननेचुरल किस्म की जिंदगी बसर करने की वजह से हम पर धीरे धीरे पागलपन सवार हो रहा है। इसके बावजूद अननेचुरल तरीकों से लज्जत पाने की आदत इस कदर पक्की हो चुकी थी कि कई दफा हम ये सोचकर खुश होते कि कुछ बलाएं हमारा पीछा कर रही हैं और हमें मारने वाली हैं। उस रात जो घटना घटी थी, अब अक्सर वो घटना घटने लगी थी। यूं महसूस हो रहा था कि हमारा मकान शैतानों का डेरा बन गया है और हम उनकी सच्चाई समझने में असमर्थ हैं। हर रात उस भयानक कुत्ते की आवाजें और ऊंची होती जा रही थीं। 29 सितंबर की रात हमें अपनी लाइब्रेरी के बाहर अजीब तरह के परों के निशान नजर आए। ये निशान उतने ही अजीब थे जितना कि हर रात मकान पर मंडलाने वाली बड़ी चमगादड़ों के गोल। 18 नवंबर को वो दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने मेरे दिल दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। रात गए सेंट रेलवे स्टेशन से अकेले घर की तरफ आ रहा था कि उसे किसी भयानक जानवर ने दबोच लिया और देखते ही देखते उसकी बोटियां नोच डाली। जिस जगह पर उसने तड़प तड़प कर जान दी वो घर से कम 1 फरलांग यानी 200 मीटर के फासले पर था। इसके बावजूद उसकी चीखें सुनकर मैंने फौरन पहचान लिया। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में पिस्तौल लेकर उस जगह पर पहुंचा तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त की कटी फटी नुची हुई और खून से लुथड़ी हुई लाश जमीन पर पड़ी थी और हवा में परों के फड़फड़ाने की आवाज और आसमान की लाली पर उगते हुए चांद के सामने किसी लंबी सी काली सी चीज का लहराता जिस्म दिखाई दे रहा था। मैंने सेंट जॉन का सर अपनी गोद में रख लिया। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बार जबान खोली और बड़ी मुश्किल से ये कहा, वो मनहूस हरा पुतला, हाय वो भयानक मनहूस कुत्ता। फिर उसने दम तोड़ दिया। मैंने लाश उठाई और जो तो घर पहुंचा। दूसरी सुबह मैंने अकेले उसे बाग के आंगन में दफन कर दिया। ज्यादा लोगों को बुलाने से अजायब घर का राज खुल जाता और यह भी पॉसिबल था कि पुलिस उसकी तफ्तीश करती और मेरे घर की तलाशी लेती। बहरहाल सही यही था कि उसकी मौत की खबर किसी को ना होने पाए। जब मैं उसे दफन कर चुका तो अचानक याद आया कि उसने वसीयत की थी कि मेरी कब्र पर दुआ के बजाय वो जहन्नुमी बातें पढ़ना जो हमने उस पागल लेखक की किताब में पढ़े थे। जब मैं वो मनहूस बातें पढ़ चुका तो यूं महसूस हुआ जैसे मेरे करीब ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। मैं इतना डर गया कि जो मैं पढ़ रहा था वो खत्म करने से पहले ही भाग उठा। जब मैं घर में दाखिल हो रहा था तो सामने के टीले पर एक काले रंग का लंबा जिस्म नजर आया जो टीले के एक चोटी से दूसरी चोटी पर कूद रहा था। दहशत के मारे जमीन पर गिर पड़ा और मालूम नहीं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो लड़खड़ाते हुए कदमों से अजायब घर में दाखिल हुआ और उस परों वाले कुत्ते के मनहूस पुतले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और ऑल फॉल बकने लगा। दिन भर में पागलों की तरह वो सारे जादू टोने इस्तेमाल करता रहा जो पुरानी किताबों से याद किए थे, लेकिन डर दूर नहीं हुआ। रात आने से पहले पहले मैं ये फैसला कर चुका था कि इस मकान की सारी चीजों को आग लगा देनी चाहिए और मुझे ये जगह छोड़कर किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में चले जाना चाहिए। इसलिए मैंने सारे घर में पेट्रोल छिड़क दिया। अटैची केस में कपड़े बंद करके उसे बाहर रख दिया और हरे परों वाले कुत्ते का पुतला भी सिर्फ इस ख्याल से उठा लिया कि कहीं इसको जलाने से कोई नई मुसीबत ना आ पड़े। रात के साए लंबे हो गए तो मैंने पेट्रोल से भीगे हुए मकान को आग लगा दी और अटैची केस उठाकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन लंदन जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भी मुझे चैन नहीं मिला। यह महसूस होता जैसे हर वक्त अनदेखी गुस्से से भरी आंखें मुझे घूर रही हैं। 3 रातों के बाद एक बार फिर मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और एक शाम जब मैं हवा खाने के लिए विक्टोरिया स्टेशन के पास टहल रहा था तो पानी में बिजली के बल्ब की रोशनी के अक्स पर एक लंबा काला जिस्म दिखाई दिया। मैंने ये बात एक राहगीर को बताई और उसको पानी की तरफ देखने को कहा तो उसने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले तो पानी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ गुस्से और नफरत से देखा
और बड़बड़ाता हुआ यूं भागा जैसे मैं पागल हूं। इसके साथ मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंजाम करीब है और मेरी हालत भी सेंट जॉन की मौत की तरह भयानक और लर्जा देने वाली होगी। लंबे सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि हरे रंग के उस पुतले को हॉलैंड के उस कब्रिस्तान में पहुंचा दूं जहां से हम लाए थे, तो शायद मेरी आत्मा को करार आ जाए और वो अनदेखी बलाएं मेरा पीछा छोड़ दें जिन्होंने दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी थी। जब से मैंने ये पुतला चुराया है, उसी वक्त से कुत्ते के भौंकने की आवाजें मेरा पीछा कर रही थी। फिर सेंट की नोची हुई लाश और उसका आखिरी वक्त में कुत्ते के बारे में बात करना, और सबसे आखिर में बार बार उस कुत्ते का चेहरा मुझे नजर आना, ये सब बातें जाहिर करती थीं कि इस मुसीबत का जो मेरे सर पर खड़ी है, इस पुतले से गहरा नाता है। और न जाने क्यों मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि अगर मैं पुतला लौटा दूं तो शायद मेरी जान बच जाए, मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। रोटरडम पहुंचा तो मेरा सारा सामान चोरी हो गया और नकदी और कपड़ों के साथ साथ हरे पत्थर का वो पुतला भी हाथ से चला गया जिसे कब्रिस्तान में दफन करने के इरादे से मैं यहाँ आया था। अपने छुटकारे के आखिरी जरिए को हाथ से खोकर मैं बहुत मायूस हो गया। मैं पहली बार रो दिया और खौफ और दहशत के मारे रात भर सो नहीं सका। सुबह अखबार में एक भयानक खबर पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करीबी मोहल्ले पर आफत टूट पड़ी थी। रातों रात घर के सारे लोग मार दिए गए थे और उनकी लाशें नुची हुई थीं और जगह जगह उन पर से गोश्त के लोथड़े उड़े हुए थे। सारे मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी। कातिल का कोई पता नहीं चल रहा था। पड़ोसियों का बयान था कि रात भर उन्हें एक भयानक गुस्से से भरे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती रही। मुझे फौरन शक हुआ यह घर उसी चोर का है जिसने पुतला चुराया था। पुतले को पाना अब पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं वहां घर जाकर तलाशी नहीं ले सकता था। इसलिए मैं कब्रिस्तान की तरफ गया। न जाने क्यों मेरे दिमाग में ये बात समा गई थी कि मुझे उस शख्स की हड्डियों से जाकर माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है इस तरह मेरे सर से बला टल जाए। सर्दी के मौसम का चांद अपने चौबन पर था। बिना पत्तों के पेड़ों की टहनियां झुककर कब्रों के टूटे फूटे ग्रेव स्टोन को छू रही थीं। आइवरी की सूखी हुई बेलों से चर्च के किनारे छुप गए थे और उधर से आने वाली हवा के कारण सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज भी कभी कभार सुनाई दे रही थी। अलबत्ता जब मैं उस शख्स के कब्र पर पहुंचा जहां से हमने परों वाले कुत्ते का हरा पुतला चुराया था, तो अचानक खामोशी छा गई। अलबत्ता बड़ी बड़ी चमगादड़ों का एक गिरोह वहां से उड़ा और हवा में उनके नरम नरम परों का शोर गूंज उठा। किसी अनजाने ख्याल के तहत मैंने तेजी से कब्र खोदना शुरू की। उसी वक्त एक कमजोर सा गिद्ध कहीं से आया और पास बैठकर अपनी मनहूस आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बेलचे की एक ही चोट से उसे मार डाला। ताबूत खोलकर मैंने ढकना उठाया और जहां तक मेरी जानकारी का ताल्लुक है, ये आखिरी काम था और जो मैंने अपने होश में किया था। सदियों पुराने इस ताबूत के अंदर बड़ी बड़ी सोती हुई चमगादड़ों के बीच, ढांचे के ठीक बीच में वही चीज पड़ी थी जिसे मैं और सेंट जॉन यहां से चुरा कर ले गए थे। मगर अब ये हरे पत्थर का और 2 परों वाले कुत्ते का पुतला पहले की तरह साफ सुथरा नहीं था, बल्कि इस पर खून और ताजा गोश्त के धब्बे नजर आ रहे थे। पुतले का मुंह ऐसे खुला था जैसे वो किसी से भयानक बदला लेना चाहता हो और तेज नोकदार और खून से लुथड़े हुए दांत जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। आंखों से ऐसी नफरत और गुस्सा झांक रहा था जो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर देखते ही देखते पुतले का जबड़ा हिला। चेहरे पर एक शदीद किस्म की नफरत फैल गई जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, और गले से वही भयानक आवाज निकली जैसे दूर आसमान की लाली के उस पार कोई बहुत बड़ा जहन्नुमी कुत्ता अपनी भयानक आवाज में भौंक रहा हो। सिर्फ इतना याद है कि वहशियों की तरह चीखता चिल्लाता मैं कब्रिस्तान से भागा। यूं लग रहा था कि जहन्नुम की सारी बलाएं मेरा पीछा कर रही हैं। गिरता पड़ता और चोट पर चोट खाता मैं उस सराय में पहुंचा जहां रात से ठहरा हुआ था। कमरे का दरवाजा बंद करके खूब डटकर शराब पी।
ताकि वक्ती तौर पर अपने दिल दिमाग को उस डर से दूर रख सकूं जिसके अंदर मैं गर्दन तक धंस गया था। फिर ये आप बीती लिखी ताकि अपने गुनाहों का एतराफ यानी स्वीकार कर सकूं। इस दौरान में कमरे के दरवाजे पर बार बार दस्तक होती रही और कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती रहीं। अब जबकि मैं आखिरी लाइन लिख रहा हूं, ये आवाज करीब आती जा रही है। दस्तक तेजी से होने लगी है। कोई मेरा दरवाजा तोड़ देना चाहता है। हवा पागलों की तरह चल रही है। हर तरफ मौत का खेल जारी है और वो मनहूस जहन्नमी आवाज और नरम लिजलिजे परों की थरथराहट करीब आ चुकी है। मैंने अपना पिस्तौल निकालकर उसकी नाली कनपट्टी पर रख दी है। दुनिया वालों, अलविदा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।